आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं रीतिकाल की विशेषताओं की। एक बार सुन लीजिए फिर नोट कराते हैं। रीतिकाल एक्चुअली रीतिकाल में खासियत क्या बात है, किस बात की रही है। आपने देखा होगा कि जो भक्ति काल के कवि हैं, बैकग्राउंड से ले चलते हैं आपको, कि जो भक्ति काल के कवि हैं वो सारे कवि क्या है, वो भक्त हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। क्योंकि वो कहीं न कहीं किसी संप्रदाय में दीक्षित है। कोई पुष्टि मार्ग में है, तो कोई रामावत संप्रदाय में है, तो कोई विशिष्टाद्वैतवाद से, मतलब अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग विचारधाराओं, मतांतरों से आए हुए हैं। और उनका जो एकमात्र उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति। ठीक है, वो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और वो अपनी मुक्ति के लिए, इहलौकिक संसार से मुक्ति के लिए काव्य रचना करते हैं। जबकि जब आप रीति काल में आते हैं तो वहाँ के कवि इस इहलौकिक संसार से मुक्ति के लिए काव्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी लोक में या इसी सांसारिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए काव्य लेखन कर रहे हैं। और वो जहाँ कुंभन दास जी जो है जाना नहीं चाहते थे दरबारों में बुलाने पे, यहाँ रीति काल के कवि घात लगाए बैठे हैं कि कब कोई बड़ा राजा हमको बुला ले। यहाँ तक कि एक कवियों को देखे होंगे, कई राजाओं के दरबार में गए हैं। पहले एक जगह रहे तो फिर वहाँ से ज़्यादा कहीं सम्मान मिला या कहीं ज़्यादा धन मिलने लगा। देव को देख लीजिए, तमाम ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो जो भक्ति काल तक जो साहित्य, आत्मचिंतन का साहित्य था, वो साहित्य जो है रीति काल में आकर के राजघराने का रखैल बन गया। वो साहित्य जो है रीति काल में आके दरबारी साहित्य बन गया, यानी कि राजघरानों का रखैल बन गया। और क्या हुआ, कविता कामिनी जो है वो जो है गणिकाओं या नृत्यांगनाओं के पैर में घुंघरू बन के नृत्य करने लगी न। जो कविता हृदय से निकलती थी और ईश्वर को स्मरण करती थी, ईश्वर तक अपनी आवाज़ पहुंचाती थी, वो क्या हो गई, वो कविता दब सी गई। और कहीं लोभ, प्रलोभन या जो भी चीज़ें हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, वो कवि, इसके लिए केवल कवि जिम्मेदार नहीं थे। आप कवियों को हे दृष्टि से देखें, इसके लिए तत्कालीन परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी। कुछ भी होता, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। किस समय क्या गलत है क्या सही है, ये मतलब क्या गलत क्या सही, इसका डिसीजन आप ऐसे नहीं कर सकते। आप परिस्थिति के हिसाब से करेंगे। कोई आपको गोली मारने आ रहा है तो उससे पहले आपको वो मार दे तो आपको मार देना पड़ेगा। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती किसी को मार रहे हैं तो फिर वहाँ गलत है ना। आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना गलत है क्या? नहीं है ना। तो परिस्थिति पे डिपेंड है हर चीज़ें। पाप पुण्य, आपने देखा होगा भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है, कौन सा, चित्रलेखा। उसमें जो है ये चीज़ किया गया, दिखाया गया है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। और अंत में निष्कर्ष दिया गया है कि वास्तव में पाप और पुण्य इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पाप और पुण्य वो परिस्थिति के हिसाब से होता है। ठीक है, परिस्थिति जन्य होता है, उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, चलिए। तो रीतिकाल में क्या हुआ कि जो है साम्राज्य जो हो, अखंड भारत, यानी अंतिम हिंदू राजा कौन था आपको पता है कि हर्षवर्धन के पतन के बाद जो है, हर्षवर्धन के डिक्लाइन हो जाने के बाद फिर क्या हुआ, भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया। और फिर मुगलों के आक्रमण के बाद वो साम्राज्य भी बिखर गए और सामंतवादी व्यवस्था होने लगी। और वो सामंत मदिरा और गणिका, मदिरा और नृत्यांगना न, और साथ ही साथ संगीत। तो इन नृत्य जहाँ होगा वहाँ संगीत स्वाभाविक है।
और जहाँ संगीत होगा वहाँ वहाँ कविता भी होनी चाहिए, म्यूजिक भी होनी चाहिए, सारा तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है ना। तो सारी चीज़ें इकट्ठा वो लोग अपने अपने ऐशो आराम के लिए कर रहे थे। तो उसमें कवियों की भी मजबूरी बन गई कि उनको जो है अपना जीविकोपार्जन, उनके भी बीवी बच्चे, उनको जीविकोपार्जन करने के लिए अब अकबर की तरह या चंद्रगुप्त की तरह नवरत्न वाली व्यवस्था सिस्टम खत्म हो गई। तो अब मजबूरी बन गई, उनको चाकरी करनी थी। तो आपने देखा होगा ठाकुर जैसा कवि जो कह देता है कि हम चाकर नहीं जो है ना, इस तरीके से, और तलवार निकाल लेता है, बाद में बताएंगे। तो हम बैरी बेवकूफ़न के ना, तो सारी चीज़ें, तो स्वाभिमानी लोग भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और राजाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाया भी। आपने देखा होगा कि जो है नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अवली कली ही सो विधो आगे कौन हुआ। ठीक है, अगर वो डरते तो सोचते कहीं राजा जो है उनको फांसी न चढ़ा दे। कहानी जान रहे बैकग्राउंड ना इसका, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा सवाई राजा जय सिंह जो अपनी नई नवेली रानी, जो कि कहीं न कहीं उससे उम्र में आधी उम्र की थी, नई नवेली रानी जो पूरी तरह से यौवन अवस्था को नहीं प्राप्त हो पाई थी, एक कली की भांति थी, उसको उसके प्यार में इस तरीके से वो पड़ गए कि राजकाज का काम छोड़ दिए। और बिहारी को लगने लगा कहीं कोई बगल का राजा आक्रमण कर दिया तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने धीरे से एक चुटकी में बना करके और भिजवा दिया, और जब वो पढ़ा तो उसकी होश आ गए। यानी इसका मतलब राजा लोग समझते भी थे, काव्य के आस्वादक थे, उसको समझे और उसके बाद निकल के आते हैं और फिर वो जो है अपना राजकाज संभालते हैं। और उसको इनाम देती है, काली पहाड़ी नामक गांव भी दान में दिया था तो बिहारी जी को। तो कहने का मतलब वो कहीं न कहीं जो साहित्य हमारा है, जैसा प्रेमचंद जी ने कहा, साहित्य जो है समाज के आगे मसाल लेके, साहित्य जो है उस मसाल की तरह है जो समाज के आगे चलता है और उसको प्रकाशित करता है। तो ये काम भी कर बखूबी किया है कुछ कवियों ने, नीति और सारी चीज़ें, भक्ति के पद वगैरह लिखे गए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कविता जो है वो कहीं न कहीं वो राजघराने की रखेल बन गई, यानी दरबारी काव्य का प्रचलन यहाँ से शुरू हुआ। क्या शुरू तो पहले ही हो चुका था विद्यापति अमीर खुसरो से ही, लेकिन यहाँ अपने चरम पर पहुँच गया। ये चीज़ें हैं। रीति काव्य की भूमिका एक जो है, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है उसका 6ठा संस्करण में जो है रीति काव्य की भूमिका लिखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। और नगेंद्र जी रीतिकाल का पे बड़ा बढ़िया काम किए हैं। उन्होंने रीतिकाल का योगदान के बारे में चर्चा किया है और उन्होंने कहा है कि वास्तव में अगर रीतिकाल ना आया होता तो हमारे साहित्य में जो अलंकार है, रस है, छंद है, नायक नायिका भेद है, वो डेवलप ना हुआ होता। तो कहीं न कहीं रीतिकाल जहाँ सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा वो उत्कृष्टता नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन कलात्मक रूप से वो सबसे चरमोत्कर्ष का काल था। तो रीतिकाल में हमारे साहित्य का विकास हुआ, साहित्य के अवयवों का विकास हुआ। देखिए कोई किसी चीज़ में कोई व्यक्ति होता है, कुछ कमियां रहती हैं तो कुछ ऐसी अच्छाइयाँ भी रहती हैं जो अपने आप में बेजोड़ रहती है। तो रीतिकाल का यही देन है। अगर इंटरव्यू वगैरह पूछा जाए रीतिकाल का क्या देन है, तो रीतिकाल की देन यही है कि रीतिकाल के आने से जो है कहीं न कहीं हमारा साहित्य जो है समृद्ध हुआ, रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग जो है होने लगा। ठीक है, तो ये है। अब रीतिकाल की विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं, जो मूल टॉपिक है। देखिए सबसे पहली विशेषता श्रृंगारिकता। पहला है रीति निरूपण। रीति निरूपण कह देने पे सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, चाहे श्रृंगारिकता की बात हो, चाहे रस का हो, चाहे अलंकार का हो, चाहे छंद का। तो रीत की पूरी परिपाटी यानी रीति निरूपण। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है वो है श्रृंगारिकता, और इसीलिए इसे श्रृंगार काल कहा गया। तीसरी विशेषता इसकी कलात्मकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कलात्मक तरीके से जो है साहित्य लिखा जाता है।
और चौथी विशेषता है कि जो है यहाँ पर नारी को जो है कामिनी के रूप में, नारी को भोग्या के रूप में या कामिनी के रूप में इंगित किया गया है। चौथी विशेषता ये जो है प्रकृति का जबरदस्त निरूपण किया गया है, प्रकृति का जबरदस्त तरीके से चित्रण किया गया है। ठीक है। चौथी विशेषता जो पांचवी विशेषता है राज प्रशस्ति, यानी राजाओं का यशो गान भी किया गया है, चाहे जहांगीर जस चंद्रिका हो, चाहे वीर सिंह देवचरित हो, चाहे तमाम रचनाएं आप देखेंगे। भूषण ने भी लिखा है, शिवराज भूषण और शिवा बावनी और छत्रसाल दर्शक, तो राज प्रशस्ति का जो है जबरदस्त तरीके से प्रयोग है। ठीक है। और एक और विशेषता है वो भक्ति की भावना। आपने देखा होगा कि बिहारी लाल ने कुछ भक्ति की भी पद लिखे हैं, जैसे मेरी भव बाधा आरो, भले ही उसमें श्रृंगारिकता का लेप चढ़ा हो, लेकिन अंदर उसकी क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, यानी आध्यात्मिकता है। मेरी भव बाधा आरो राधा नागर सोई, और जा कर की झाई पड़े श्याम हरे सोई, तो भक्ति के भी पद है, नीति के भी पद है। बिहारी लाल कुछ नीति की भी बातें बताते हैं, और जो कवि हैं बाद वाले जो है वो लोग भी कुछ थोड़ा बहुत नीति की बातें बताते हैं। तो भक्ति और नीति का पद है। और जो है अगली विशेषता छंदों का वैविध्य, अर्थात छंदों की विविधता। ठीक है। कई प्रकार के छंद पाए गए हैं। और जो है और एक और विशेषता कह सकते हैं नायिका भेद। हालांकि ये सारे जो हमने टुकड़ों टुकड़ों में बताया वो रीति निरूपण में सब आ जाते हैं, बट अब उसको हम जब विश्लेषित करते हैं, संश्लेषित कर देंगे तो एक ही बात आएगी कि मुख्य प्रवृत्ति रही है रीति निरूपण, इसलिए रीति। लेकिन अगर उसको रीति निरूपण को उसका विश्लेषण करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये जो है जो हमने अभी बताया। ठीक है। तो रीतिकाल की ये खासियत थी, रीतिकाल की विशेषताएं थी। तो मैं समझता हूँ रीतिकाल की विशेषताएं लिख लीजिए।